हेलो एंड वेलकम टू प्राइड द फ्यूचर एकेडमी। दोस्तों, मैं आप सभी का प्राइड एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आपको पता है, प्राइड एकेडमी आपके बीच में यूपीएससी ईपीएफओ का मोस्ट कंप्रहेंसिव इंटरव्यू प्रिपरेशन का बैच लेके चल रहा है। मुझे पूरी आशा है कि ये बैच आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि इस बैच में हमने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हायरार्की सेट किया है, जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन इसमें मिलेगा। ठीक है, हम इसमें डैफ की बात कर रहे हैं, जिसमें आपको डैफ बुकलेट दिए जाएंगे। आप पे रिसर्च किया जाएगा, आपके डैफ पे रिसर्च किया जाता है, आपके बैकग्राउंड के बारे में समझा जाता है, और उसी से संबंधित आपके बहुत सारे प्रश्न बनाए जाते हैं, जिससे कि आपको डैफ में कोई समस्या न हो। सेकेंड पिलर इसका कंटेंट टू कॉन्सेप्ट क्लासेस है ना, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्सेप्ट्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं यूपीएससी सीएससी के एग्जाम में, या फिर ईपीएफओ की बात अगर आप कर लीजिए तो इसमें, क्योंकि जो पैनल मेंबर्स हैं ना, बहुत ही लॉजिकल होते हैं, है ना। बड़े ही तार्किक प्रश्न आपसे पूछते हैं, तो ऐसे में ज़रूरी है कि आप बहुत ही कॉन्सेप्चुअल हों, आप चीज़ों को बहुत इन डेप्थ समझ पाएँ, है ना। तो नो डाउट जो भी फ्लैश पॉइंट चल रहा है न्यूज़ में, या फिर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है, सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेबर लॉज के बारे में पढ़ने वाले हैं, और साथ-साथ जो आपका सिलेबस है, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स होंगे, इनको भी हम बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट अगर बात करें, तो पर्सनल गाइडेंस आपको दिया जाएगा। पर्सनल गाइडेंस में किसी बच्चे को अगर उसका आंसर बैलेंस करने में प्रॉब्लम आ रही है, या कहीं कोई तकलीफ आ रही है, तो उसके माध्यम से उसको पर्सनल गाइडेंस दिया जाता है, ताकि ताकि वो अपना जो रैंक है वो इसमें सिक्योर कर पाए, और अपने आप को सिलेक्टेड लिस्ट में देख पाए, ठीक है। आज की क्लास की बात करें, तो आज का क्लास बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला है ना। ये क्लास ईपीएफओ इंटरव्यू के ओरिएंटेशन से ही बनाया गया है। इसमें मैंने बहुत सारे फैक्ट्स और डाटा को कलेक्ट किया है, ताकि आपको बहुत समस्याएं ना हो। जो भी डेटा इसमें आपको दिया जाएगा, वो डेटा का आप यूज सीधे डायरेक्टली तौर पे आप अपने इंटरव्यू में कर पाएंगे, जिससे कि आप बहुत नॉलेजफुल लगेंगे और बहुत कॉन्फिडेंट लगेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जिसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव पड़ेगा आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन में, या आपके जो रियल इंटरव्यूज होंगे वहां पे, ठीक है। तो आज का जो बैच है ना, अगर आप आज की अगर बात करिए, अगर क्लास की बात करिए, तो वर्तमान समय में इस आधुनिक अगर काल की बात करिए, तो अगर प्रेजेंट समय में अगर आप जहाँ पे आप स्टैंड कर रहे हैं, जहाँ पे आप खड़े हैं, आपको महसूस हो रहा होगा कि इस समय हम बहुत सी चीज़ों की बात कर रहे हैं, बहुत से इश्यूज़ की बात कर रहे हैं, बहुत सी घटनाओं की बात कर रहे हैं, बहुत सारे मुद्दों की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर प्रायोरिटी सेट किया जाए, तो सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो मुद्दा हो जाता है, वो होता है वुमेन इश्यू, महिलाओं की समस्याएँ। क्योंकि आज के दौर में जितने हम डेवलप्ड हो चुके हैं, जितने हम सिविलाइज्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी भी देखा जाए तो एक जो सबसे बड़ा तबका है, मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, वो अभी कहीं न कहीं जो समानता की भावना है उससे अछूता है, उससे कहीं न कहीं पीछे है। और अगर विकास का पहिया चलाना है, अगर विकास का इंजन चलाना है, अगर हमें 2047 का लक्ष्य, जो डेवलप्ड कंट्री का लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना है, तो हमें सबको लेके साथ चलना पड़ेगा। इक्वालिटी की बात करनी पड़ेगी, समानता की बात करनी पड़ेगी, सबके लिए शिक्षा की बात करनी पड़ेगी, सबके लिए डिग्निटी की बात करनी पड़ेगी, है ना? तब जाकर के हम समाज में बेहतरी ला सकते हैं, तब जाके हम सबको इक्वल राइट्स दे सकते हैं। तो ऐसे में देखा गया है कि जो वुमेन इश्यूज़ हैं वर्तमान समय में, उस पे सरकार बड़े अच्छे से काम कर रही है, ताकि मेन स्ट्रीम में इनको लेके आया जा सके, और जो आप देखिए जो इनइक्वालिटी, असमानता है, या आप आर्थिक असमानता बात करिए, सामाजिक असमानता, पॉलिटिकल असमानता, सारे असमानताओं को दूर किया जाए, और महिलाओं को मेन स्ट्रीम में लेके आया जाए। तो ऐसे में अगर ये लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है, तो आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है कि मुख्य मुख्य चैलेंजेस क्या महिलाओं को झेलने पड़ते हैं। नो डाउट अगर आप वुमेन हैं, तो आपको इस क्लास को बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। सारी चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने इंटरव्यू में बहुत बेहतर कर पाएँ, ठीक है? और इसके बिना आप परिकल्पना नहीं कर सकते हैं कि इंटरव्यू में बहुत बेहतर कर पाएँगे, क्योंकि वुमेन इश्यूज़ आपको सबसे अच्छे से आने चाहिए। अगर आप महिला हैं, तो महिलाओं के मुद्दे पे आपसे अच्छे से बात किया जाएगा, ठीक। तो इसीलिए आज का जो क्लास है, सारे डेटा को कलेक्ट करके मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। बहुत अच्छे से देखेंगे, पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ देखेंगे। कोशिश करेंगे कि बेसिक से ग्राउंड से समझाया जाए। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो ग्राउंड से बिल्कुल देखने वाले हैं हम लोग। अब जैसे महिला की बात करिए, तो आज के समय में वुमेन एम्पावरमेंट की बहुत सारी चर्चाएँ हो रही हैं, बहुत सारी बात हो रही है। सरकार की बहुत सारी योजनाएँ भी चल रही हैं। अभी लेटेस्ट इंटरिम बजट की बात करिए, तो उसमें जो 4 पिलर है, अगर युवा की बात करिए, गरीब, किसान और एक महिलाओं की बात की गई। अगर इन चारों को अगर लेके चलेंगे, तभी हमारा जो लक्ष्य है 2047 तक विकसित भारत का, उसको हम अचीव कर पाएँगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले हमें इन बातों पे ध्यान देना पड़ेगा कि महिला एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है।
अब समस्या यहाँ पे है कि महिला एम्पावरमेंट की बात क्या क्यों कर रहे हैं हम, है ना? ये प्रश्न उठता है कि भाई आप महिला एम्पावरमेंट की बात क्यों कर रहे हो? हम महिला एम्पावरमेंट की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर आप अतीत में चले जाओ, पास्ट में चले जाओ, तो महिलाओं के साथ बड़ी नाइंसाफ़ी हुई। महिलाओं के साथ बड़ी ही उनके साथ अत्याचार हुआ है। उनको राइट्स नहीं दिए गए, उनको समान अधिकार नहीं दिए गए, उनको एक तरीके से सेवा के लिए समझा गया, है ना? मेरी बात समझ पा रहे हैं? महिलाओं को हमेशा सप्रेश किया गया, तो ऐसे में महिलाएँ कभी ऊपर नहीं आ पाईं। तो ये हायरार्की सेट किया गया समाज में, जिसकी वजह से आप देखिए तो बहुत बड़ा तबका पीछे रह गया, है ना? अगर आज के समय में बात करिए, अगर आज के समय में, तो आज के समय में अगर बहुत सारे रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि अगर सोसाइटी में सबसे ज़्यादा अगर कोई वल्नरेबल है, तो वो है महिला और चिल्ड्रंस, बच्चे। महिलाएँ और बच्चे आज के समय में सोसाइटी में सबसे ज़्यादा वल्नरेबल हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अगर ये सेक्शन बहुत बड़ा तबका अगर वल्नरेबल है, इट मीन्स कि अगर 67% अगर पॉपुलेशन वल्नरेबल है, तो ये एक चिंता का विषय है। ये एक चिंता का विषय है। अब सर वल्नरेबल क्यों है? क्यों ऐसी चीज़ें घटी हैं? आज की क्लास में मैं सब कुछ समझाने वाला हूँ। तो अगर देखा जाए आज के क्लास में हम महिलाओं के इश्यू की बात करेंगे, ये एक सोशल जस्टिस है, सामाजिक न्याय है जो आपके इंटरव्यू में बड़े अच्छे से काम करेगा, है ना? और सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं, ठीक है? तो अगर महिलाओं की स्टेटस की अगर बात करिए, अगर महिलाओं की स्टेटस की अगर बात करिए, तो महिलाओं के साथ जो नाइंसाफ़ी है ना, या महिलाओं के साथ जो गलत गतिविधियाँ हैं, वो उसकी जो जड़ें हैं ना, वो अतीत में बड़ी गहरी थी, बड़ी गहरी अतीत में थी। अगर एंशिएंट इंडिया की बात करिए, तो जो वैदिक एरा था, अगर उसकी बात करिए, तो वैदिक एरा की अगर बात करिए, है ना? तो उस समय महिलाओं की जो स्थिति थी, अच्छी थी। उनको अधिकार था, समानता का अधिकार था, उनको पॉलिटिकल राइट्स थे, उनको प्रॉपर्टी में अधिकार था, इनहेरिटेंस राइट्स थे, सारे अधिकार उनको थे। मैं वैदिक एरा की बात कर रहा हूँ, है ना? वैदिक एरा की बात कर रहा हूँ, तो उस समय महिलाओं को अधिकार थे। महिलाओं को राजनीतिक अधिकार थे, पॉलिटिकल राइट्स थे। पॉलिटिकल राइट्स मतलब अगर आप देखेंगे, अगर वैदिक एरा में देखेंगे, तो उस टाइम महिलाओं को असेंबलीज बनाया जाता था, बहुत सारी महिलाओं की खुद की सभाएं होती थी। तो ऐसे में माना जाता था कि महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स मिला हुआ है। दूसरे में जो महिलाओं को था, इनहेरिटेंस राइट था, इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी का राइट था, है ना? महिलाओं के जो पेरेंट्स हैं, उनके संपत्ति पे अधिकार था, बच्चियों के जो गर्ल चाइल्ड थी, उनका उनका अधिकार था, बिल्कुल अधिकार था, है ना? महिलाओं की अगर बात करिए, तो उस समय महिलाओं की डिग्निटी थी, है ना? महिलाओं की चॉइस थी। तो महिलाओं का जो स्टेटस था, वो अच्छा था, अगर वैदिक पीरियड की बात करिए। लेकिन जब लेटर वैदिक पीरियड आ जाता है, लेटर वैदिक पीरियड, अगर मैं लेटर वैदिक पीरियड की बात करूं, अगर मैं लेटर वैदिक पीरियड की बात करूं, तो लेटर वैदिक पीरियड में महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। अब जहां वैदिक अगर पीरियड्स की बात करिए, वैदिक एरा की बात करिए, तो महिलाओं को जहां सारे अधिकार होते हैं, अब उसके बाद लेटर लेटर वैदिक पीरियड में ये कहा जाता है कि महिलाएं तो केवल और केवल सेवा के लिए बनी है, सेवा के लिए, पुरुषों का सेवा करें इसीलिए बनी है। महिलाएं घर चलाने के लिए बनी है, महिलाएं बच्चों का परवरिश करने के लिए बनी है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो महिलाओं की जो स्थिति थी लेटर वैदिक पीरियड में, बहुत ही खराब हो जाती। और तो और जो इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी था, उस पे इनका अधिकार खत्म होता है। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस पे या फिर प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और तो और यहाँ पे जो चाइल्ड मैरिज है, उसका प्रैक्टिस किया जाता है, वो स्टार्ट हो जाता है ना? जो बाल विवाह वहाँ स्टार्ट हो जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ समाज में महिलाओं के प्रति ऐसी संकीर्ण भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं लेटर वैदिक पीरियड, अगर पीरियड की बात करिए। महिलाओं के लिए जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, वो बड़ी ही गलत की जाती हैं, जिसकी वजह से आपको पता चलेगा कि लेटर वैदिक पीरियड में जो महिलाओं का जो स्टेटस था, वो बहुत ही खराब, पुअर हो गया। स्टेटस जो था महिलाओं का, पुअर हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? मेरी बात समझ रहे हैं आप?
तो कहने का मतलब ये है, जो पुरुष थे, जो मेल थे, वो क्या हो गए, डोमिनेंट हो गए। उनको लगा कि नहीं यार, महिलाएं हैं वो घर में रहने के लिए बनी हैं, महिलाएं घर घर की देख रेख करें, महिलाएं बच्चों का परवरिश करें, है ना, महिलाएं क्या करें, पुरुषों की सेवा करें, यही उनका डेस्टिनी है, यही सब कुछ है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ऐसे ऐसी ऐसी भावनाएं वहां उत्पन्न होने लगती हैं। तो कहने का मतलब ये है, अगर अगर बहुत पहले चले जाइए वैदिक एरा में, महिलाओं की स्थिति नो डाउट बहुत अच्छा था। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, देखिए कि महिलाओं की जो स्थिति है वो धीरे धीरे खराब होनी शुरू। अगर आगे बात किया जाए तो आगे की स्लाइड में मैं आपको अगर सब कुछ समझाऊं, तो अगर अर्लियर वैदिक एरा की बात करिए, अर्लियर वैदिक एरा की बात करिए, तो मैंने बताया कि जो महिलाओं की स्थिति थी लगभग यहाँ स्टेटस ठीक था, है ना, महिलाओं का जो स्टेटस था यहाँ पे वो अच्छा था, ठीक है, स्टेटस जो था वो अच्छा। लेकिन अगर लेटर वैदिक पीरियड की बात करिए तो यहाँ पे जो इनहेरिटेंस और प्रॉपर्टी पे जो अधिकार था महिलाओं का वो खत्म कर दिया गया। चाइल्ड मैरिजेस को जो है प्राथमिकता दिया गया, है ना, महिलाओं को जो पॉलिटिकल राइट्स थे वो छीन लिए गए, है ना, आर्थिक जो राइट्स था वो छीन लिया गया। मेरी बात समझ रहे हैं? राजनीतिक अधिकार और आर्थिक अधिकार भी महिलाओं से छीन लिए गए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ऐसी स्थिति आप लेटर वैदिक पीरियड में देख सकते हैं, महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं शुरू हो गई। लेकिन अगर बुद्धा एज की अगर बात करिए, बुद्धा एज की अगर बात करिए, तो बुद्धा एज में क्या होता है, महिलाओं को इक्वल नजर से देखा जाता है, इक्वल राइट्स मिलते हैं, इक्वल स्टेटस के रूप में देखा जाता है। महिलाओं को देखा जाता है कि महिलाएं भी पुरुषों के समान है, उतनी क्षमताएं हैं। लेकिन नो डाउट अगर बुद्धा एरा की अगर बात करिए तो उस समय महिलाओं को वेद वेद पढ़ने का कोई अधिकार नहीं होता। उस समय भी आपको महिलाओं के प्रति डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलेगा। बुद्धा एज की बात कर रहा हूँ, लेकिन बुद्धिज्म का कॉन्सेप्ट तो अलग है। बुद्धिज्म में इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है, वहां तो कहते हैं कि सभी लोग इक्वल हैं। लेकिन मैं एज की बात कर रहा हूँ, मैं एरा की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अगर गुप्ता एज की बात करें तो गुप्ता एज को गोल्डन एज कहा जाता है, बट गोल्डन एज महिलाओं के लिए नहीं था। ये गोल्डन जो था वो महिलाओं के लिए नहीं था। सर आप ये क्या कह रहे हो? गोल्डन एज में क्या होता है ना, सती प्रथा स्टार्ट हो जाती है। सती, आपने सुना होगा सती प्रथा। जो सती प्रैक्टिसेस है ये शुरू हो जाते हैं। महिलाओं को ये सोचा जाता है, समझा जाता है कि भाई जो महिलाएं हैं वो निर्भर किस पे हैं, पति पे निर्भर है। और अगर पति खत्म हो गया, पति की अगर डेथ हो गई, तो महिला को क्या किया जाता था, उस पति के, है ना, शव के साथ उसको जिंदा जला दिया जाता था। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो सती प्रथा यहाँ आ गया। महिलाओं की स्थिति यहाँ पे भी बड़ी बदतर थी। महिलाओं के अगर पॉलिटिकल राजनीतिक अगर अधिकार की बात किया जाए तो बिल्कुल नहीं था, प्रॉपर्टी का अधिकार नहीं था। चाइल्ड मैरिजेस बहुत ज्यादा यहाँ बढ़ गए थे। मेरी बात समझ रहे? और तो और यहाँ पे जो चाइल्ड ट्रैफिकिंग था ना वो भी बढ़ गया था। गर्ल्स की बात, गर्ल चाइल्ड ट्रैफिकिंग बढ़ गया था बहुत ज्यादा। प्रोस्टिट्यूशन आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा इस एरा में। तो महिलाओं की जो स्थिति थी आप देखिए बदतर से बदतर होती चली गई। महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब होती चली गई। ऐसे में महिलाओं को अगर एजुकेशन का, शिक्षा का अधिकार नहीं होगा, महिलाओं को अगर राजनीति का अधिकार नहीं होगा, तो उनकी आवाज कौन बनेगा, उनकी आवाज कौन उठाएगा? लेकिन लेकिन आप देखिए ऐसे में बहुत से महापुरुष हुए जो महिलाओं की वॉइस बने, महिलाओं की आवाज बनी, और उस आवाज को बुलंद किया, और उस आवाज को बुलंद करके महिलाओं को बहुत सारे अधिकार दिए गए। मैं संविधान की बात कर रहा हूँ, संविधान में, है ना। और आज देखिए महिलाएं कहीं ना कहीं ये शो कर रही हैं कि महिलाओं का जो क्षमता है वो पुरुषों से कम नहीं है ना। आप देख पा रहे हैं, अगर आप यूपीएससी सीएससी की बात कर रहे हैं तो यूपीएससी सीएससी में टॉपर्स का रिकॉर्ड देखिए तो महिलाएं सबसे प्रबल आपको दिखाई देंगी। तो ये आप कब तक आप अधिकार को दबाए रख सकते हैं? ये पॉसिबिलिटी तब नहीं होती है जब समाज जागरूक हो जाए, जब समाज एजुकेटेड हो जाए। शिक्षा एक सबसे बड़ा कारण है, शिक्षा एक सबसे बड़ा रीजन है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन था महिलाओं का धीरे धीरे खत्म आता रह रहा है। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं बड़ी से बड़ी बारीकी जो डिस्क्रिमिनेशन है उसका। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये कुछ कारण है। आप एंशियंट अगर इंडिया की बात करिए तो उस समय महिलाओं की स्टेटस बहुत अच्छी नहीं थी, आपको देखने को मिल रहा है। अर्ली वैदिक एज में अगर देखा जाए तो अच्छी थी महिलाओं की, फिर उसके बाद थोड़ा डिक्लाइन होने लगा। अगर मेडिवल मेडिवल इंडिया की अगर बात करिए, मेडिवल हिस्ट्री की बात करिए, तो उस समय दिल्ली सल्तनत में भी जो है आप देखिए तो बहुत खास महिलाओं की स्थिति नहीं थी। यहाँ पे भी देखिए तो जो चाइल्ड मैरिजेस थे, चाइल्ड अब्यूज था, या फिर महिलाओं की जो ट्रैफिकिंग होती थी, यहाँ पे आपको दिखाई देगी। महिलाओं को इनहेरिटेंस राइट नहीं था, महिलाओं को प्रॉपर्टी पे कोई अधिकार नहीं था, आपको यहाँ पे भी दिखेगा। अगर आप भक्ति सूफी मूवमेंट में आ जाएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि हाँ महिलाओं के लिए कुछ आंदोलन किए गए, महिलाओं की स्टेटस को कैसे अपलिफ्ट किया जाए इसकी बात की गई, इसकी चिंता की गई। लेकिन फिर मुगल
इंडिया आ जाता है, मुगल एज आ जाता है, तो मुगल एरा में फिर से देखेंगे महिलाओं की स्थिति बड़ी खराब हो जाती है। वहाँ पे महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होते हैं, ऊपर से जो पर्दा सिस्टम है वो चालू हो जाती है, महिलाएं अपना फेस वगैरह ढक के रखती हैं, माना जाता है कि नहीं ये नहीं चलेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें अगर आप देखेंगे, सती प्रथा, पर्दा सिस्टम, ये सब आप देखेंगे तो प्रेवलेंट हो गया था। तो सोसाइटी में महिलाओं की स्थिति नो डाउट इतिहास में ही उनकी जो आज जो स्थिति खराब है उसकी जड़ें इतिहास में है, उसकी जड़ें इतिहास में है, जिसको रिफॉर्म करने में, जिसको चेंज करने में अभी समय लग रहा है ना। मुझे ऐसा लगता है कि अगर महिलाओं की स्थिति अगर बेहतर करनी है तो दो कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिए, एक होता है इवोल्यूशन, एक होता है रिवोल्यूशन। इसमें नो डाउट रिवोल्यूशन की आवश्यकता है। इवोल्यूशन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, लेकिन अगर रिवोल्यूशन लाना है तो नो डाउट हमें सेल्फलेस होकर के महिलाओं के अधिकार की बात करनी है। मेरी बात समझ, मैं सब कुछ बताऊंगा आपको, डोंट वरी। तो देखा जाए ये स्थिति थी, लेकिन जब मॉडर्न इंडिया आता है, जब जब ब्रिटिश एज की अगर बात करिए तो उस समय जो इन्फेंटिसाइड था उसको खत्म किया गया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो महिलाओं के साथ या जो भ्रूण हत्या किया जाता था या इन्फेंटिसाइड किया जाता था, इसको बंद किया गया। क्योंकि उस समय अगर पहले बात करिए तो सन मेटा प्रेफरेंस था। सन मेटा प्रेफरेंस मतलब अभी भी देखिए सोसाइटी में दिखता है कि माँ बाप या पेरेंट्स चाहते थे कि बेटा ही पैदा हो, बेटी पैदा ना हो, बेटे को ज्यादा प्रायोरिटी देते थे, बेटे के लिए ज्यादा सोचते थे। तो ऐसी स्थिति थी। जो सती प्रथा था उसको एबोलिश किया गया, नो डाउट राजा राम मोहन रॉय ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई इसमें, जिसके बाद इस प्रथा को हटाया गया। तो अगर बात किया जाए विडो रीमैरिज का, तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने इसकी पहल की, ठीक है। फ्रीडम स्ट्रगल में नो डाउट महिलाओं का काफी योगदान रहा। अगर अगर सरोजनी नायडू जी की बात कर लीजिए या मैडम बीका जी की बात कर लीजिए, तो नो डाउट इन्होंने या बहुत सी महिलाओं ने फ्रीडम स्ट्रगल में भी अपना सहयोग दिया, योगदान दिया। तो सोसाइटी जैसे जागरूक होती है, महिलाएं जैसे शिक्षित होती हैं, तो अपने राइट्स को रखती हैं, अपने विचारों को रखती हैं। तो बहुत से तबका को तो वेद पढ़ने का महिलाओं को अधिकार ही नहीं था थी, वो क्या ही कुछ समझ पाएंगे। लेकिन नो डाउट समाज में ऐसे बहुत से आप कहिए अच्छे लोग आए जिन्होंने कुछ परिवर्तन किए, कुछ सकारात्मक कदम उठाए, ठीक है। तो मेरा मोटा मोटा कहना ये था, आपको समझाने का तात्पर्य ये था, आप ये समझ लीजिए कि जो आज महिलाओं के साथ स्थिति है उसकी जड़ें अतीत में है। तो जब चीजें अतीत में होती हैं तो उसके लिए हमें रिवॉल्यूशन लाने की आवश्यकता है। हमें सेल्फलेस होकर के महिलाओं के अधिकार की बात करनी चाहिए, चाहे वो वुमेन रिजर्वेशन की बात हो, चाहे महिलाओं को आर्थिक समृद्धि या आर्थिक स्वतंत्रता की बात हो, आपको करना पड़ेगा। एजुकेशन की बात हो, है ना, या किसी फाइनेंशियल असिस्टेंट की बात हो, स्कॉलरशिप की बात हो, रिजर्वेशन की बात हो, नो डाउट आपको इस पर विचार करना पड़ेगा, तभी महिलाओं का विकास होता है। और और आज के समय में देखा जाए तो जो वुमेन रिजर्वेशन एक्ट बना है उसकी बात करिए तो उसमें यह है कि जो नेक्स्ट सेंसस होगा 2031 के बाद, है ना, उसके बाद डिलिमिटेशन होगा एंड उसके बाद जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, वुमेन रिजर्वेशन एक्ट को। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप अभी तत्काल करते तो कुछ देखने को मिलता, कुछ सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते, लेकिन आपने भविष्य पे टाल दिया। तो ये एक चिंता का विषय है, ठीक है, देखेंगे। नो राइट्स अभी बहुत कुछ समझने को मिलेगा। अभी इस बार सेंसस भी जो एग्जैक्ट डाटा है वो सामने नहीं आ पाया है। कोविड-19 या फिर अन्य जो प्रॉब्लम था, इधर इलेक्शन पड़ गया जिसकी वजह से इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। इस बार सेंसस सही से कंडक्ट नहीं हो पाया क्योंकि इसके जो डेटा है वो अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, जिसकी वजह से सब कुछ समझ पाना थोड़ा कठिन है। लेकिन देखेंगे इसमें और क्या कर सकते हैं, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अब देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। अब जैसे महिलाओं की बात किया जाए, मैंने कहा ना, महिलाएं जो होती हैं वो शुरू से ही वल्नरेबल है ना। अगर आप देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप पूछिए कि सर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि महिलाएं बहुत वल्नरेबल होती हैं, है ना। जब महिला पेट में, जब बच्ची, जब जो गर्ल चाइल्ड होती है या गर्ल बेबी होती है, अगर वो पेट में होती है ना, तभी से उसके लिए वल्नरेबिलिटी शुरू हो जाती है। फीमेल इन्फेंटिसाइड, आप देखिए भ्रूण हत्या जैसे ऐसे आपको चीजें दिखाई देती हैं। पेट में ही अगर समझ में आ गया, बच्चियां अगर के साथ ऐसी घटना अगर बच्ची है तो बहुत से सोसाइटी में ऐसा होता है कि बच्चियों को खत्म कर दिया जाता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो महिलाओं को देखा जाए तो शुरू से ही जन्म, यानी जब पेट में गर्भ में ही अगर है कोई फीमेल, तो वहीं से उसके लिए डिस्क्रिमिनेशन या उसके लिए गलत चीजें शुरू हो जाती हैं।
तो देखेंगे कि महिलाओं के लिए क्या क्या चीजें होती हैं। अगर आप देखेंगे टिल 9 ईयर्स, तो 9 वर्ष की जब महिला होती है तो आप देखिए उस पे एजुकेशन पे पैसा खर्च नहीं किया जाता है, सैनिटेशन पे पैसा खर्च नहीं किया जाता, हाइजीन पे पैसा खर्च नहीं किया जाता है पेरेंट्स के द्वारा, या फिर उसकी जो हेल्थ है उस पे ध्यान नहीं दिया जाता, न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से देखेंगे आप तो एनीमिया जैसे शिकार अभी महिलाएं बहुत ज्यादा, गर्ल चाइल्ड बहुत ज्यादा हो रही हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ऐसी स्थिति आप देख सकते हैं एडोलेसेंट में। अगर आप देखिए तो बहुत सी महिलाओं को आप देखिए तो एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिल पा रहा है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो तमाम चीजें हैं, अगर आप देखेंगे तो मैं आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करूँ। अब जैसे आपको मैंने बोला कि जो वुमेन है ना, वुमेन्स, वो शुरू से वल्नरेबल होती है, बहुत वल्नरेबल सोसाइटी में होती है। वुमेन्स और चाइल्ड की बात करिए तो समाज में ये जो बड़ा तबका है ना, वल्नरेबल है। सर आप ये क्या कह रहे हो? आप इस बात को समझिए कि जब कोई गर्ल चाइल्ड पेट में होती है ना, अगर भ्रूण में होती है, उसके लिए खतरा वहीं से पनपना शुरू होता है। मैं अबॉर्शन की बात कर रहा हूं, मैं भ्रूण हत्या की बात कर रहा हूं। अगर 1994 से देखा जाए तो भ्रूण हत्या के केसेस भारत में बहुत ज्यादा थे। इवन उसके बाद भी अभी देखिए तो बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है सोसाइटी, बहुत ज्यादा हो रही है ऐसी घटनाएं। इस घटना को रोकने के लिए, यानी सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन को रोकने के लिए अगर आप देखिए तो पीसीपीएनडीटी एक्ट लाया गया। पीसीपीएनडीटी एक्ट लाया गया, प्री कॉन्सेप्शन प्री नेटल डिटर्मिनेशन टेक्निक। ये लेके आया गया 1994 में लाया गया, जिसमें ये कहा गया, पहले क्या होता था कि भाई जब कोई वुमेन्स या जो प्रेग्नेंट लेडी है वो अपने हस्बैंड या फैमिली के साथ जब जाती थी, तो डायग्नोसिस जब होता था तो जो डॉक्टर्स होता था वो बता देता था भाई साहब ये गर्ल चाइल्ड है या फिर ये बॉय है ना। तो ऐसे में जो एबॉर्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता था सोसाइटी में, क्योंकि सन मेटा प्रेफरेंस था। उस समय लोग ये मानते थे कि अगर बेटा होगा तो वंश को आगे लेके जाएगा, बेटी होगी तो घर पे खर्चा बढ़ाएगी। क्यों? दहेज प्रथा की, अगर दहेज की बात करिए आप, दहेज की बात कर लीजिए, आप डाउरी की बात कर लीजिए, तो डाउरी या फिर अन्य बहुत सी चीजें, प्रॉब्लम्स फीमेल के लिए समझा जाता था, वुमेन्स के लिए समझा, इवन अभी भी सोसाइटी में समझा जाता है। अभी भी बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स या बहुत से ऐसे कंप्लेंट्स आए हैं जिसमें अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन अगर किसी अपने हस्बैंड फैमिली के साथ जाती है, इच्छुक है कि उसको अगर बताया जाए कि उसके पेट में गर्ल चाइल्ड है या बॉय बेबी है, तो ऐसे में जो डॉक्टर है ना डायरेक्टली नहीं बोलता है, वो इनडायरेक्टली बोल देगा। जैसे बोल देगा जय माता दी, इसका मतलब यह है कि वो गर्ल चाइल्ड है। बोल देगा जय महादेव, है ना, आप समझ लीजिए इसके। अगर ये बोल दिया पापा पे गया है, मम्मी पे गया है, तो आप इसका मतलब तो लॉ बना नहीं कि लॉ के जो तरीके हैं वो आपको समझ में आ रहा है। तो ऐसे में सोसाइटी में अभी भी देखा जाए तो वल्नरेबिलिटी बहुत ज्यादा है गर्ल चाइल्ड को लेकर। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये खतरा था, लेकिन पीसीपीएनडीटी आने की वजह से नो डाउट थोड़ा सा इसमें आपको रुकावट नजर आ रहा है ना। अगर आप आगे बात करिए, अगर आप आगे देखिए तो फीमेल इन्फेंटिसाइड्स का खतरा बहुत ज्यादा। अगर वुमेन्स की बात करिए, अगर गर्ल चाइल्ड की बात करिए, अगर गर्ल्स की बात करिए, तो अगर आप देखिए यूएनएफपीए कहता है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज ये कहता है, यूनाइटेड नेशन फंड फॉर पॉपुलेशन एक्टिविटीज ये कहता है कि जो भारत है ना, भारत जो है ग्लोबली 1/3 मिसिंग गर्ल का एक तरीके से आपको हब है। ग्लोबली 1/3 गर्ल्स मिसिंग फ्रॉम द इंडिया। दिस इज द वेरी बिग इश्यूज ऑफ द वुमेन्स। आप सोच सकते हैं 43 मिलियंस, अगर आप डेटा देखिए ये कहता है कि 43 मिलियंस वुमेन्स मिसिंग है, गर्ल्स मिसिंग है। ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो गर्ल मिसिंग हो रही है ना कहीं सोसाइटी में जो सन मेटा प्रेफरेंस है, या महिलाओं को लेके या बच्चियों को लेके जो गलत अवधारणा है उसकी वजह से है। तो ऐसे में ये जो डेटा है ना, ये एक बड़ा, आप समझिए एक बहुत बड़ी चीज है, जिसकी वजह से आप ये समझ पा रहे हैं सोसाइटी में आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि महिलाओं के प्रति कैसी सोच है। और अगर इसको चेंज करना है तो नो डाउट हमें रिवॉल्यूशन की आवश्यकता है। हमें सार्थक निर्णय लेने चाहिए, हमें कठोर कदम उठाने चाहिए, तब जाके इन सभी चीजों को हम दूर कर सकते हैं। 43 मिलियंस, आई मीन 43 अगर मिलियंस जो गर्ल्स है ना, जो गर्ल्स है वो क्या है, मिसिंग है। अब मेरी बात सुन पा रहे हैं? और ग्लोबली 1/3 वुमेन, ग्लोबली 1/3 जो गर्ल है ना, वो क्या है, मिसिंग होती है इंडिया से, फ्रॉम इंडिया। ठीक है, ग्लोबली 1/3 गर्ल्स मिसिंग फ्रॉम इंडिया। आप सोच पा रहे हैं?
तो ये एक कंसर्न है, बहुत चिंता का विषय है और निश्चित तौर पे इस पे कदम उठाने चाहिए और नो डाउट सरकार बहुत सारे कार्य कर रही है। अगर आप देखिए उज्ज्वला स्कीम था, उज्ज्वला स्कीम में ये कहा गया कि अगर कोई वुमेन है, अगर कोई चाइल्ड है, उज्ज्वला स्कीम बोलते हैं। गाइस पढ़ लीजिएगा, उजाला स्कीम एक होता है, एक उज्ज्वला होता है, एक उजाला होता है ना? उज्ज्वला, उज्जावला और उजाला, 3 स्कीम के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर उज्ज्वला स्कीम की अगर बात कर दिया जाए तो उस स्कीम में ये था कि जो बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको ट्रैफिकिंग से बचाया जाए, ट्रैफिकिंग से बताया जाए। बहुत सारी ट्रैफिकिंग होती है महिलाओं की, बच्चों की। तो वैसे पाया गया कि बहुत सी महिलाओं को रेस्क्यू किया गया इसमें, बहुत से जो चाइल्ड हैं, बच्चे, उनको रेस्क्यू किया गया इसमें। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो डेटा है ना, डेटा ये बताता है कि कितना सोसाइटी में महिलाओं के प्रति वल्नरेबिलिटी है। और ऐसे में हमारा 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 एम है, हमारा लक्ष्य है कि महिलाओं को एम्पावर किया जाए। तो सबसे पहले कि इन घटनाओं पे रोक लगाई जाए। ये डेटा क्या बता रहे हैं कि अभी भी सोसाइटी में महिलाओं को सप्रेस किया जा रहा है, महिलाओं को कमजोर समझा जा रहा है, महिलाओं के प्रति, गर्ल चाइल्ड के प्रति ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही हैं। बिलीव मानिए, अभी भी इस डाटा ये कहती है कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये कहता है कि भारत में अभी भी 3 में से 1 महिला अपने पूरे जीवांत काल में एक बार फिजिकली या मेंटली असॉल्ट होती है, थ्रेटन होती है, शोषण होता है उसका, डोमेस्टिक वायलेंस होता है उसके साथ। घरेलू हिंसा की अगर बात करिए, फिजिकली या मेंटली वो जो महिला है ना, हर 3 में से 1 महिला होती है। ये अपने आप में बहुत बड़ा कंसर्न है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये जो कंसर्न्स है महिलाओं के प्रति, इसके बारे में विचार तो रखना पड़ेगा ना। इसके लिए सार्थक कदम तो उठाने पड़ेंगे ना हमें। गाइस मैं अभी इश्यूज की बात कर रहा हूँ, समस्याओं की बात करता हूँ। क्योंकि अगर हमें किसी चीज को समझना है तो सबसे पहले उसकी समस्याओं को समझा। क्योंकि जो डीप रूट में जो जड़ें, आप देखिए जो गहराई में है ना, अगर उस जड़ को आप पकड़ लेते हैं तब जाके आप समझ पाएंगे कि चीजें कैसे ठीक होती, कैसे आप अपने तथ्यों को, विचारों को रख सकते हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही है? नो, मैं जो डेटा बता रहा हूँ उसको आप लिखते रहो, ठीक है? अगर आगे देखें तो जब महिला पेट में होती है, जब 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 जो सॉरी जो बच्ची होती है या जो बेबी होता है, जब पेट में होती है, गर्ल चाइल्ड, अब उसके बाद अगर 9 वर्ष की जब हो जाए, 9 वर्ष की जब हो जाए, 9 वर्ष से पहले अगर देखेंगे तो उसमें अभी देखा गया है कि जो महिलाएं हैं ना, जो जो बच्चियां हैं ना, उनके एजुकेशन, शिक्षा को लेकर नेग्लेक्ट किया जाता है कि बच्ची है तो क्या ही पढ़ेगी, उसको घर का काम कराया जाता है ना, उसको एजुकेशन से वंचित रखा जाता है। फीमेल ड्रॉप आउट की अगर बात करिए, फीमेल ड्रॉप आउट की बात करिए तो लगभग 38% फीमेल ड्रॉप आउट हुए हैं, जो गर्ल्स ड्रॉप आउट हुए हैं स्कूल से। अगर प्राइमरी लेवल या स्कूल लेवल की बात करिए तो लगभग 38% महिलाएं स्कूल में ड्रॉप आउट करती हैं, बच्चियां। ये एक बड़ा कंसर्न है कि इतना बड़ा तबका, इतना बड़ा पॉपुलेशन एजुकेशन, शिक्षा से वंचित है। डेटा बता रहे हैं ये सब। अगर न्यूट्रिशन की बात करिए तो गर्ल चाइल्ड पे न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अभी भी देखिए तो अगर गर्ल्स और वुमेन्स को मिला दिया जाए तो लगभग 60% से अधिक, यानी 58%। अगर अगर इस समय भारत में एनीमिया की बहुत महिलाएं शिकार हैं। लगभग आप देखिए भारत में 54% महिलाएं एनीमिया के शिकार हैं। बच्चों को अगर महिलाओं को ले लिया जाए तो लगभग 67% एनेमिक हैं। तो ऐसे में कौन ध्यान देगा न्यूट्रिशन पे? न्यूट्रिशन को नेग्लेक्ट किया जा रहा है, जिससे खून की कमी, एनीमिया जैसी समस्याएं उभर के आ रही हैं बच्चों को, है ना? अगर आप देखिए अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो ऐसे में नेग्लेक्ट किया जाता है न्यूट्रिशन को लेकर के। चाइल्ड लेबर केसेस देखा जाए, बच्चों के साथ चाइल्ड लेबर, तो लगभग डेटा ये कहता है कि 10 मिलियन से ज्यादा चाइल्ड वर्कर्स देखे गए हैं। पेंसिल एक पोर्टल है ना, पेंसिल पोर्टल के द्वारा रेस्क्यू किया जाता है, सरकार के द्वारा बना है। उसमें मिलियंस ऑफ बच्चों को रेस्क्यू किया गया है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और ये डेटा ये कहता है कि जो अभी भी जो चाइल्ड लेबर है ना, उसमें 10 मिलियन से अधिक चाइल्ड वर्कर्स काम कर रहे हैं, 10 मिलियन से अधिक लोग। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और जिसमें मोर देन 50% केवल महिलाएं हैं। 50% से अधिक, अगर मैं 60% तक कहूं तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। 60% में गर्ल है। समझ पा रहे हैं? अगर चाइल्ड लेबर की बात करिए तो अगर आप देखिए महिलाओं को या बच्चियों को अगर शुरू से अगर ऐसे ट्रीट दिया जाएगा तो कैसे इनका ग्रोथ हो पाएगा, कैसे ये अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, कैसे इक्वलिटी समाज में आएगी, कैसे हम पर कैपिटा जीडीपी की बात कर पाएंगे, कैसे हम पर कैपिटा इनकम की बात कर पाएंगे, कैसे सोसाइटी में जो बहुत ज्यादा डाइवर्जन है वो खत्म हो पाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं?
तो ये एक चिंता का विषय है। अगर चाइल्ड अब्यूज की बात करिए तो चाइल्ड अब्यूज बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये बहुत ही चीजें अगर आप देखिए तो आपको देखने को मिलेगा। अगर चाइल्ड अब्यूज की बात करें तो बिहार शेल्टर हाउस वाला केस देख लीजिए, बिहार शेल्टर हाउस केस। वहां पे आपको समझ में आएगा किस तरीके से चीजें चलती हैं। बहुत सी जगह पे देखिए तो चाइल्ड रेप आपको दिखाई दे रहे हैं सोसाइटी में। तो ऐसी जो संकीर्ण मानसिकताएं हैं, ऐसी जो संकीर्ण थॉट्स हैं, इसको कुचलना पड़ेगा, इस पे सख्ती से पेश आना पड़ेगा, तब जाकर के हम कंट्रोल कर सकते हैं सब चीजों को। नो डाउट इसके लिए अवेयरनेस बहुत जरूरी है ना। इसके लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। महिलाओं को शिक्षा देना पड़ेगा, गर्ल्स को शिक्षा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो शिक्षित हो जाएंगी, अपने अधिकारों को एक बार समझने लगेंगी, तो इसका ये मतलब है कि वो फिर इन सभी चीजों को समझने लगेगी। अभी आप बात करते हैं सर शिक्षा और ये सब चीजों से क्या क्या ही हो सकता है? क्या अभी महिलाएं शिक्षित नहीं? नो डाउट है। क्या महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स नहीं है? नो डाउट है। तो फिर ऐसी घटनाएं क्यों हो रही है? आर्थिक राइट्स, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी चाहिए, महिलाओं को आर्थिक समृद्धता चाहिए। अभी बहुत से ऐसी तबका महिलाओं में देखा गया है, मेजोरिटी की बात कर रहा हूँ, 60% से अब 70% से अगर बात करिए वो, तो महिलाएं जो है ना वो आर्थिक निर्णय नहीं ले पाती हैं स्वतंत्र रूप से। अभी भी जो फैमिली में होता है डिसीजन, कोई प्रॉपर्टी खरीदना है, कोई लैंड खरीदना है, या फिर कहाँ इन्वेस्ट करना है, महिलाओं का सजेशन नहीं लिया जाता है। पुरुष डिसाइड करते हैं कहाँ पे क्या होना चाहिए। तो अगर आर्थिक समृद्धि, अगर अगर आर्थिक है ना स्वतंत्रता अगर महिलाओं को दे दें, तो नो डाउट ये सारी चीजें खत्म हो सकती है। और आर्थिक स्वतंत्रता के लिए सरकार को बहुत सारे सार्थक कदम उठाने होंगे, और उठा भी रही है। क्योंकि अगर आप पॉलिटिकल राइट जरूर ठीक है, लेकिन अगर महिला को आर्थिक समृद्धि दे दी, अगर आर्थिक स्वतंत्रता दे दी, तो महिलाओं को पता है कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, एजुकेशन पे खर्च करना है, या फिर आप हेल्थ पे खर्च करना है, या कहाँ खर्च, उसको पता है। बिकॉज शी बेटर नो द थिंग्स कि उसके अगल बगल इन्वायरमेंट में क्या चीजें चल रही हैं। और उसकी अगर कोई गर्ल चाइल्ड है तो शी नो दैट हाउ टू ट्रीट विद हर, कैसे उसको ट्रीट करना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो इन सब चीजों को समझना पड़ेगा। और सरकार नो डाउट बहुत सारे सार्थक कदम उठा रही है, हम आगे देखेंगे। अब एडोलसेंट की बात करिए। अगर महिला, अगर अगर बच्ची एडोलसेंट होगी, 15 वर्ष की हो गई, या फिर 18 वर्ष की हो गई, 18 वर्ष से कम की अगर बात करिए, 15 से 18 की बात कर लीजिए, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो नो डाउट बहुत सारे हेल्थ इश्यू हो रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जो इश्यू, जो जो घटनाएं हैं ना, वो कल्मिनेट हो रही हैं, यहाँ से यहाँ आ जा रही हैं ये घटनाएं। क्योंकि अगर एजुकेशन पे आप नेग्लेक्ट कर रहे हो, न्यूट्रिशन पे नेग्लेक्ट कर, तो नो डाउट ये कल्मिनेट यहाँ होगा, इस एज में होगा, है ना, less than 18 years। इसमें अगर आप देखोगे तो भाई साहब इसमें क्या होगा, बहुत सारे हेल्थ इश्यू। अगर आप न्यूट्रिशन का ध्यान नहीं दोगे तो बहुत सारा हेल्थ इश्यू, एनीमिया जैसी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी, है ना, बहुत सी महिलाएं एनेमिक होंगी। और अगर आप देखिए जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो चलता है वुमेन्स का, उसमें कितना उनको प्रॉब्लम होता है। अनहाइजीन की वजह से उनको बहुत सारे डिजीज, बहुत सारे इश्यू झेलने पड़ते हैं। अगर चाइल्ड मैरिज की बात करिए तो यूनिसेफ का डाटा है कि 27% जो गर्ल्स है ना, बचपन में ही शादी हो जाती है, less than 18 years में उनकी शादी हो जाती है, गर्ल चाइल्ड। ये समस्याएं इनको देखनी पड़ती हैं। अर्ली प्रेगनेंसी की बात करिए तो अर्ली प्रेगनेंसी के केसेस देखे गए हैं, जिसकी वजह से मदर मॉर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा देखने को मिला सोसाइटी, चाइल्ड मॉर्टेलिटी रेट देखने को मिला समाज में, सोसाइटी में। तो नो डाउट इनकी संख्या में गिरावट तो आई है, लेकिन अभी भी ये आपको देखने को मिलेगा। स्कूल ड्रॉप आउट की बात करिए तो लगभग 40% ऑफ गर्ल एज 15 to 18 years ड्रॉप आउट किए, 40%। अभी ये जो डेटा है 2021 में 22 में, 21-22 में, ये कितना हो गया, लगभग 38%। 38%, 2% से क्या ही कर लोगे आप, नहीं फर्क पड़ता। 38% जो गर्ल्स है ना ड्रॉप आउट कर रही है स्कूल, बड़ा कंसर्न है। अगर इनको शिक्षा नहीं दिया जाएगा, अगर ये शिक्षित नहीं होंगी, समाज में कैसे समानता आएगा, समाज में कैसे, मेरी बात समझ पा रहे हैं? सेक्सुअल वायलेंस एंड रेप केसेस अगर देखा जाए, मैंने आपसे बात किया कि लगभग 3 में से 1 महिला या गर्ल जो होती है, महिला वुमेन, वो सेक्सुअली असॉल्ट होती है या फिजिकली टॉर्चर होती है अपने पूरे जीवंत काल में। डोमेस्टिक वायलेंस अगर बात करिए, है ना। तो ऐसी घटनाएं अगर आप देखोगे, और ये भी पाया गया है, अगर अगर देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये कहता है कि प्रतिदिन 86 गर्ल्स का या महिला का रेप हो रहा है। भारत की बात कर रहा हूँ, 83 महिलाएं वुमेन्स का प्रतिदिन रेप हो रहा है, ये डेटा कहता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो आपको ये समझ में नहीं आ रही है बात कि कितनी बड़ी इश्यूज, महिलाओं के साथ कितनी बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं,
कितने बड़े बड़े संकट हैं सोसाइटी में, क्या हो रहा है इनके साथ। ऑब्वियसली अब आपको समझ में आ रहा है, ऑब्वियसली अब आप अपनी आंखों को खोल पा रहे हैं क्या क्या समस्याएं हो रही हैं महिलाओं के साथ, कौन कौन सी चुनौतियां उनको झेलना पड़ रहा है। ठीक है, अगर ट्रैफिकिंग के केस देखा जाए या फोर्स लेबर के केस देखा जाए अगर भारत में, तो वुमेन्स मेकअप 49% एंड गर्ल्स 23% ऑफ द विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग। अगर देखा जाए ट्रैफिकिंग के मामले में तो लगभग 50% वुमेन्स का ट्रैफिकिंग हो रहा है, 23% जो गर्ल चाइल्ड है उसका ट्रैफिकिंग हो रहा है। मेरी बात सुनता, ये जो डेटा है ना, ये डेटा बताता है कि स्टेटस क्या है वुमेन का सोसाइटी में, है ना। इसीलिए जो जेंडर गैप रिपोर्ट है ना WEF का, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, वो ये कहता है कि भारत की जो स्थिति है वो ठीक नहीं है। भारत की रैंकिंग बहुत ही खराब, 136 आउट ऑफ 151, इतनी खराब रेटिंग भारत का है। जेंडर इक्वालिटी या फिर आप बात करिए तो ग्लोबल जेंडर में बात कर रहा हूँ मैं, जेंडर इक्वालिटी भारत में बहुत ही आपको देखने को मिलेगा, बहुत गैप देखने को। तो ऐसे में नो डाउट सरकार बहुत सार्थक कदम उठा रही है जिससे इस गैप को फुलफिल किया जाए, गैप को कम किया जाए, है ना। और महिलाओं के जो स्टेटस है, महिलाओं की जो स्टेटस है उसको इम्प्रूव किया जाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अगर इसको फिर अगर आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे कल्मिनेट होगा, क्योंकि जो समस्याएं महिलाओं के साथ, अर्ली प्रेगनेंसी, पहले शादी कर देना महिलाओं की, सेक्सुअल वायलेंस, रेप, या महिलाओं को एक तरीके से सप्रेस करना, अगर आप महिलाओं को सप्रेस करोगे, महिलाओं को राइट्स नहीं दोगे, एजुकेशन नहीं दोगे, तो नो डाउट उसका जो इकोनॉमिक स्फीयर होगा आर्थिक रूप से कमजोर होगी, सामाजिक रूप से कमजोर होगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? मेरी बात समझ पा रहे हो? बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होंगे उसको, तो ये सोसाइटी में उसको चैलेंजेस झेलने पड़ेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? समझ पा रहे हैं आप? तो ये समस्याएं उसको होती हैं, और नो डाउट एडल्ट एक बड़ा टॉपिक है, आने वाले स्लाइड में देखेंगे। तो अब आप यहां से समझ पा रहे होंगे यहां तक। अगर ओल्डर वुमेन की बात करिए तो बुजुर्ग महिलाएं वो भी बहुत वल्नरेबल हैं। पता चले कि बुजुर्ग हो गई, पैसे कमाना बंद कर दिया, तो जो उनके बच्चे हैं वो उनको पता चले कि जो वृद्ध आश्रम है वहां पे छोड़ के चले आए, या जो वृद्ध माता पिता हैं उनको टॉर्चर कर रहे हैं, उनको परेशान कर रहे हैं, या उनकी केयर नहीं कर रहे हैं। ये भी घटनाएं सोसाइटी में देखी जा रही हैं। तो ऐसे में सरकार इनको नो डाउट बहुत सारे असिस्टेंट देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंट देती है, पेंशन देती है, वृद्धा पेंशन योजना हो गया, ये सब योजनाएं दी जाती हैं जिससे कि इनको एक सिक्योरिटी मिले, सुरक्षा मिले। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो नो डाउट ये जो फैक्ट्स हैं, जो डाटा है, या फिर जो मैंने चीजें आपको बताई, ये साबित करता है कि महिलाओं की स्थिति बहुत सही नहीं है ना। महिलाओं की जो समस्याएं हैं उसकी जो जड़ें हैं वो बहुत अतीत में, तो नो डाउट बहुत परिवर्तन भी आया है। ये जो डेटा है मैंने आपको बताया कि स्थिति क्या है, हालात क्या है, इसीलिए सरकार प्रयास कर रही है कि महिलाओं को का अपलिफ्टमेंट किया जाए, महिलाओं को एम्पावर किया जाए, ताकि उनका उनका भी योगदान जितना पुरुष अर्थव्यवस्था में कर रहे हैं वो भी कर पाए। अगर फीमेल वर्कफोर्स की अगर बात करिए, फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर बात करिए दोस्तों, तो महिलाओं की अभी भी 24% है, मात्र 24%। जी हाँ, मैं डेटा बता रहा हूँ 2023-24 का, ओनली 24% महिलाओं का पार्टिसिपेशन है, फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अगर बात करिए आप। तो ऐसे में अगर महिलाएं जॉब नहीं करेंगी, अगर महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं बढ़ेगा जॉब सेक्टर में, तो कैसे इक्वलिटी समानता आएगी। और नो डाउट इसके लिए महिलाओं को एजुकेट करना पड़ेगा, महिलाओं को स्किल सिखाना पड़ेगा, महिलाओं को एम्पावर करना पड़ेगा, महिलाओं को सुरक्षा देना पड़ेगा, महिलाओं को पॉलिटिकल राइट्स देने पड़ेंगे, महिलाओं को इकोनॉमिक्स राइट्स देने पड़ेंगे, तब जाके हम इन सब चीज़ों की बात कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का एक अच्छा परिणाम देख सकते हैं। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। अब अगर सोशल स्फीयर की बात करिए या इकोनॉमिक स्फीयर की बात करिए, तो अगर मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलूं, आप यहाँ पे ये समझ पाएंगे। अब जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक स्फीयर, अगर मैं आपसे पूछूं कि जो महिला है ना, एक हायरार्की सेट करिए कि महिला को पॉलिटिकल राइट्स देने चाहिए, महिला को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंसी देना चाहिए, महिलाओं को या सामाजिक स्वतंत्रता क्या देनी चाहिए। अगर प्रायोरिटी देखा जाए तो नो डाउट जो हालात चल रहे हैं ना, तो उसमें आप अगर सबसे अगर ऊपर रखो तो इकोनॉमिक स्वतंत्रता दो महिलाओं को, आर्थिक स्वतंत्रता। अगर महिला को आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगा, अगर महिला सक्षम होगी, उसको जॉब दो, उसको एम्प्लॉयमेंट दो,
तो निश्चित तौर पे वो अपनी चिंता कर पाएगी और आने वाला जो जनरेशन है उसका भी चिंता कर पाएगी। ठीक है? तो महिलाओं को, क्योंकि अभी भी देखा गया है सोसाइटी में 70% से ऐसी घर हैं, ऐसी पॉपुलेशन है जो जहाँ पे महिलाएँ हैं वो आर्थिक निर्णय नहीं ले पाती हैं। तो ऐसे में महिलाओं को अधिकार दिया जाना चाहिए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो इसीलिए इकोनॉमिक स्फीयर की बात करिए आप, तो महिलाओं को बहुत सारी समस्याएँ, जैसे एम्प्लॉयमेंट में देखिए, महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट में बहुत सारी क्योंकि महिलाओं का अगर देखा जाए अगर पुरुषों की अपेक्षा, तो एम्प्लॉयमेंट में अपॉर्च्युनिटी बहुत कम है। क्योंकि अगर अगर कोई जॉब अगर नाइट जॉब है तो ज़ाहिर-सी बात है फीमेल को प्रेफ़र नहीं किया जाएगा उसमें, मेल को प्रेफ़र किया जाएगा। ठीक है? अगर अगर एक्स्ट्रा जॉब कराना है तो मेल से करा लिया जाएगा, फीमेल से नहीं कराया जाएगा। ऐसा सोसाइटी सोसाइटी का मानना है। तो जो अपॉर्च्युनिटी है, जो मौके हैं महिलाओं के एम्प्लॉयमेंट के लिए, रोज़गार के लिए, वो बहुत कम है। ग्लास सीलिंग की अगर बात कर लीजिए तो महिलाओं के लिए अभी नो डाउट बहुत हायरार्की है। अगर आप देखिए तो जो उच्च पोस्ट है कंपनी या फैक्ट्री में होते हैं, तो महिलाओं को उस पे नहीं रखा जाता है। माना जाता है कि नहीं, महिलाएँ तो यहीं तक रहेंगी, उनको ऊपर नहीं रखा जाता है। महिलाओं के लिए फिक्स कर दिया जाता है कि आप इससे ऊपर नहीं जाओगी, या जो सीट है, जो वैकेंसी है महिलाओं के लिए बस इतना फिक्स है, इससे ऊपर नहीं जा पाएँगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं तो ये कहता हूँ कि अगर समाज में इक्वालिटी लाना है तो जो भी एस्टेब्लिशमेंट है उसमें नियम बनाया जाए, एटलीस्ट इस फैक्ट्री में, इस कंपनी में लगभग 30% 20% जितना वुमेन्स की भी संख्या होनी चाहिए। इससे 2 चीज़ें होंगी कि जो भी फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट है, उसमें एक अच्छा एटमॉस्फेयर क्रिएट होगा महिलाओं के लिए, है ना? जिसमें वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर पाएँगी। उसमें एक यूनिटी बनेगा, यूनियन बनेगा महिलाओं का, जो अपने अधिकारों की बात करेंगी, और नो डाउट समाज में बहुत सारा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो समाज में आप देखिए लैक ऑफ अपॉर्च्युनिटी, ग्लास सीलिंग आपको देखने देखने को मिलेगा। सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस, सेक्सुअल हरासमेंट भी आपको देखने, जो फिक्की है, फिक्की की रिपोर्ट्स ये कहती है कि 36%, है ना, 36% ऐसी कंपनीज है ना, जो जो क्या करती हैं, अपने कंप्लायंसेस को एक्ट के साथ, लॉ के साथ नहीं जोड़ती हैं, वो अलग रखती हैं। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं कि अगर किसी महिला का अगर सेक्सुअली एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसी वर्क प्लेस पे, तो वो अपने फैक्ट्री को, कंपनी को क्या करे, इन्फॉर्म करे, और वहाँ पे एक कमिटी बनाई जाए या एक इंक्वायरी कमिटी बनाई जाए, जहाँ पे, या फिर एक ऐसा डिपार्टमेंट बनाया जाए जो महिलाओं के इश्यूज को रखे, समझे और इन बातों को सुने। लेकिन बहुत सी ऐसी फैक्ट्री है जो एक्ट के साथ कंप्लायंस ही नहीं करती, एक्ट के साथ काम नहीं करती। तो 36% ऐसी कंपनीज हैं जो एक्ट के साथ इनका कोई संबंध नहीं। इसमें काम करने की आवश्यकता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? अगर आप तो केयर इकोनॉमी की बात करिए, केयर इकोनॉमी, वर्कर्स प्रोवाइडेड केयर इकोनॉमी क्या होती है भाई? केयर इकोनॉमी इन द सेंस कि अगर आप देखिए तो महिलाएं हैं ना, ऐसा माना जाता है कि अगर घर में अगर कोई पुरुष है तो पुरुष बाहर जाके जॉब करेगा, और महिलाएं जो होंगी घर में क्लीनिंग करेंगी, या क्लोथ वॉश करेंगी, या फिर कुकिंग करेंगी, ऐसा कुछ करेंगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये भी एक समस्याएं हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। तो केयर इकोनॉमी बोलते हैं, अनपेड इकोनॉमी। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? नीति आयोग का कहना है कि जो वुमेन है ना, वुमेन्स वुमेन्स लगभग 10 गुना ज्यादा अनपेड वर्क करती है। समाज में, भारत में ऐसे 10%, मतलब जो वुमेन है ना काम करती है, 10% से भी अधिक जो अनपेड उसको काम करती है, बिना पेड के काम करती है। जो वर्क है भारत में, उस वर्क में 10% ऐसा एक्स्ट्रा वुमेन काम करती है जिसका उसका पेमेंट नहीं मिलता, पैसा नहीं मिलता। ये नीति आयोग का कहना है। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो ये कुछ समस्याएं हैं अनइक्वल पे। अभी भी देखा गया है कि अगर अगर आप इकोनॉमिक गैप की बात करिए तो बहुत ज़्यादा है अनइक्वल पे। मतलब ये समझा जाता है कि महिला है तो चलो मजबूर है, इसको कम पैसे में जॉब पे एम्प्लॉयमेंट पे रख दो, पुरुष है तो बहुत ज़्यादा काम कर सकता है, इसको थोड़ा अधिक पैसे दे दो। तो ये सब चीज़ें हैं। तो वुमेन पेड्स 34% लेस, है ना, महिलाओं को 34% कम पैसा पे किया जाता है। मतलब अगर अगर आप ये देखिए कि अगर कोई एम्प्लॉयमेंट है, अगर 100 रुपया, अगर किसी काम का 100 रुपये, अगर मान लीजिए कोई एक काम है, उसी काम के 100 रुपये अगर मेल को दिया जाता है, तो उसी काम को फीमेल को कितना 64 रुपीज़ दिया जाता है, 60 मात्र। सेम काम है, सेम क्वालिटी है, सेम प्रोडक्ट है, उसको काम के लिए महिलाओं को 64 रुपये दिए जाते हैं, और उसी काम के पुरुष को 100 रुपीज़ दिया जाता है। तो क्या यहाँ पे अनइक्वल पे नहीं दिख रहा है? यहाँ इकोनॉमिक गैप नहीं दिख रहा है? पेमेंट गैप नहीं दिख रहा है? ऑब्वियसली दिख। तो महिलाओं के साथ ये चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, आपको दिख रही हैं, है ना? तो ये सारी चीजें हैं। तो एक इकोनॉमिक स्फीयर में अगर आपसे बात, अगर प्रश्न पूछा जाए, तो मुझे लग रहा है कि अब आपके पास इश्यूज सब पता है। सारे इश्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, सारे डायमेंशन। अगर इस इश्यूज में से 10 12 5 भी अगर आपको याद आ गए पैनल मेंबर के सामने, इनफ है ना? तो एटलीस्ट ट्राई करो कि चीजों को आप लर्न करो, अच्छे से देखो इस वीडियो को 2 से 3 बार देखना आप, ताकि दिमाग में फिट हो जाए। अगर आगे बात करें सोशल स्फीयर की, अगर बात करें
तो मैरिटल रेप एक सबसे ताजा और सबसे भयावह मुद्दा आपको दिख रहा है। मैरिटल रेप के इश्यूज बहुत ज्यादा आपको देखने को मिल रहे हैं, है ना। अगर भारत की बात करिए, अगर पूरे विश्व की बात करिए, तो विश्व में से 100 कंट्रीज हैं, है ना, जिन्होंने जिन्होंने मैरिटल रेप को इलीगल इलीगल बताया है, इलीगल बताया गैर कानूनी है, ठीक नहीं है, और इसके प्रैक्टिस को क्या अवॉइड किया है, खत्म कर दिया है। लेकिन ऐसे 34 कंट्रीज हैं जहां पे इसको इलीगल स्टेटस ही नहीं है, जहां पे इसको अवैध माना ही नहीं जाता है, इसके प्रैक्टिस चल रहे हैं, इसको लीगलाइज नहीं, इसको इलीगलाइज नहीं किया गया है। आईपीसी सेक्शन 375 एक्सेप्शन 2 ये कहता है कि मैरिटल रेप जायज है। अगर कोई पर्सन, अगर कोई पुरुष अपने एडल्ट वाइफ के साथ अगर फोर्सफुली सेक्स करता है तो वो क्राइम नहीं है, दिस इज नॉट अ क्राइम। आप सोच पा रहे हैं, आप सोच पा रहे हैं। कर्नाटका हाईकोर्ट का कहना है, जो कर्नाटका हाईकोर्ट है उसने कहा मैरिटल रेप पे कि मेन इज मेन, एक्ट इज एक्ट एंड रेप इज रेप। क्या बात करते हैं। आर्टिकल 21 क्या कहता है, राइट टू चॉइस विद डिग्निटी की बात करता है, लाइफ की बात करता है। और ऐसे में महिला की चॉइस नहीं होगी, डिग्निटी नहीं होगी, तो क्या है का आर्टिकल 21 क्या करेगी आर्टिकल 21 का। इसीलिए चॉइस बहुत जरूरी है। तो आज के टाइम में क्या आपको यहाँ पे फंडामेंटल राइट हनन नहीं दिख रहा है महिला का? क्या मैरिटल रेप को बंद नहीं किया जाना चाहिए? क्या इसको 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 एक तरीके से अवैध नहीं मानना चाहिए? बिल्कुल मानना चाहिए, अवैध है ये। तो ये आपको समझना पड़ेगा। पॉलीगैमी के केसेस आप देख रहे हैं, जैसे अभी ट्रिपल तलाक बंद हुआ तो नो डाउट बहुत कंट्रोल आया, महिलाओं को सम्मान मिला है। पुअर हेल्थ एंड फैसिलिटीज स्पेशली फॉर दी डिलीवरीज के टाइम देखेंगे तो बहुत सारी हेल्थ इश्यूज देखने को सामने मिलते हैं। या ऐसे भी बहुत महिलाएं एनेमिक होती हैं, हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा सोचती हैं, है ना। अभी बहुत सारे डेटा आए हैं, वो डेटा मैं आपको दे दूंगा। ऐसी बहुत सी महिलाएं हैं जो हेल्थ के लिए काफ़ी नहीं सोचती हैं अपने बारे में, है ना। वो या तो ये सोचते हैं कि ठीक है अपने आप ही ठीक हो जाएगा, ऐसा कुछ करके भविष्य में जिसका बहुत ज़्यादा परिणाम आपको देखने को मिलता है। इसमें एक सर्विकल कैंसर भी एक अपने आप में आप देख पा रहे हो, प्रेजेंट टाइम में सर्विकल कैंसर किस तरीके से बढ़ रहा है। और अगर दुनिया की बात करिए तो नाउ इंडिया इज लाइक कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो चीज़ों को। आप दहेज के केसेस अभी देखे जा रहे हैं। अगर अगर आप डाउरी की बात करिए तो आप डाउरी आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिला है। 70% ऑफ वुमेन इन द इंडियाज आर द विक्टिम, है ना। अगर आप विक्टिम से 70% महिलाएं इसके शिकार हैं, ऊपर से 72.5% कोविड 19 में नो डाउट जो डोमेस्टिक वायलेंस था महिलाओं के प्रति बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, क्योंकि पुरुष घर में ही रहता था और डोमिनेंट अपने आप को समझता था। नो डाउट इसके लिए बहुत सारे अटैचर होते थे महिलाओं के साथ, बहुत सारे असॉल्ट देखने को मिले। तो कहने का मतलब है कि समाज में महिलाओं के साथ क्या ही हो रहा है। तो हम अपनी आंखों को बंद नहीं कर सकते हैं, हमें अच्छे और कदम उठाने चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे कुछ बदलाव और कुछ परिवर्तन आ पाए। इसीलिए मैंने कहा कि हम लोग इवोल्यूशन प्रोग्रेसिव जाने की जरूरत नहीं है, इसमें रिवोल्यूशन की जरूरत है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो रेप केसेस एंड सेक्सुअल एब्यूजेस असॉल्ट ऑन दी मॉडेस्टी 21%, 21.7%, किडनैपिंग एंड abductions of the 20.5% and raped 7% ऑफ द रिपोर्ट केसेस सेज। तो रेप केसेस अगर देखा जाए तो अगर आप यहाँ पे अगर डेटा सबसे अधिक है तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहता है कि पर डे 86 वुमेन्स का रेप हो रहा है भारत में, पर डे। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? आपको यहाँ तक मेरी बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अगर देखिए लैक ऑफ एसेट बेस, है ना, लैक ऑफ एसेट बेस मतलब कि अगर आप देखिए तो लगभग 12%, ओनली 12% वुमेन के पास उनकी खुद की प्रॉपर्टी, खुद का लैंड, सब कुछ है। रेस्ट ऑफ द वुमेन्स के पास कुछ नहीं। ओनली 12% हैव अ प्रॉपर्टी लाइक लैंड एंड, आई मीन आप सोच सकते हैं आप इस चीज, ठीक है। तो समाज में आप समानता की बात कर रहे हैं तो समानता कैसे आएगा? मुझे लगता है कि अब आप समस्याओं को समझ चुके हैं। मुझे लगता है कि एक एक अब आप प्रॉब्लम को समझ गए हो, जड़ को समझ गए हो कि व्हाट आर द रियल प्रॉब्लम्स विद द वुमेन्स, व्हाई द वुमेन्स आर फेसिंग अ वेरी डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी, व्हाट आर द रीजंस। एंड दैट रीजन आप देखोगे अतीत में है, उसकी जड़ें अतीत में, है ना। ये जो रूट है अतीत, पास्ट में। तो ऐसे में
आप ये बात अब बताने में सक्षम हो पाओगे कि कैसा विच टाइप ऑफ स्टेप्स शुड बी टेकन टू द गवर्नमेंट्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स, है ना। और हम एक बढ़िया वातावरण इन्वायरमेंट दे पाए, प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट दे पाए वुमेन्स को, ताकि इनका विकास हो पाए। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब जैसे आज के टॉपिक में आप समझ गए होंगे कि महिलाओं की मूल समस्याएं, आने वाले क्लास में हम देखेंगे कि मिनिमम एज फॉर द गर्ल चाइल्ड, है ना। आप देखिए तो चाइल्ड अब्यूज या चाइल्ड मैरिजेस या एज ऑफ कंसेंट के केसेस बहुत ज़्यादा देखे गए हैं। न्यूज़ में लगातार आप देख पा रहे हो एज ऑफ कंसेंट चल रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का कहना यह है कि जो एज ऑफ कंसेंट है उसको कम किया जाए। इसके बहुत सारे रीज़न है कम करने के। आप देखिए तो बहुत से जो रोमांटिक कॉन्सेंसस होते हैं उसमें देखिए तो अगर 21 बरिस का लड़का है, अगर 17 साल की लड़की से अगर शादी कर दिया, इवन लड़की का पूरा उसमें सपोर्ट है, उसका कंसेंट है कि नहीं मैं ठीक हूँ, मैं इसके साथ रहूंगी, है ना। दिस इज माई एग्रीमेंट दैट आई वॉन्ट टू लिव विद, उसका एग्रीमेंट है। फिर भी उसको जो है पॉस्को एक्ट के तहत उसको सजा मिल जाती है, उस मेल को जेल चला जाता है। तो क्यों जेल चला जाता है? क्योंकि एज ऑफ कंसेंट ये कहता है कि 18 वर्ष से लड़की ऊपर होनी चाहिए, तभी माना जाएगा। तो ऐसे में क्या एज ऑफ कंसेंट को ऊपर नहीं करना चाहिए? क्या 18 साल से नीचे नहीं कर, 16 साल कर दो, 15 साल कर दो, 14 साल कर दो? या क्यों नहीं कर रहे हो, तो इसके कारण क्या है ना। इसको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, अगले क्लासेस में देखेंगे हम बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आज की क्लास में मुझे लगता है कि जो इश्यूज के बारे में मैंने बताया आप बहुत अच्छे से इस बात को समझ। तो आज की क्लास को यहीं रहने देते हैं। कल हम अन्य चीज़ों को देखेंगे, इससे आगे बात करेंगे कि महिलाओं को हमें आगे या एम्पावर करने के लिए क्या क्या चीज़ करने की आवश्यकता है, सरकार इस पे कौन कौन से स्टेप उठा रही है ना। और भी क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे डेटा फैक्ट्स के साथ हम बात करेंगे कल। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।